भाई तीन खुशियां आज, दो तो है तहरीक इंसाफ को और एक है मुझे ज़ाती तौर पे कि बड़े अरसे बाद फवाद चौधरी साहब हाथ चढ़े और शुक्र करें सही सलामत हाथ चढ़े। और मुझे खुशी ये है कि आप मेरे घर में डार साहब की तरह बराबर मैं कामरान शाहिद साहब के घर में इंटरव्यू नहीं दे रहा। हालांकि आपके करतूत सारे वही थे, अल्लाह ने आपको बचा लिया, काफी करीब था। दो जो अल्लाह ने हाथ दे के बचा लिया, कोई बात नहीं। हमें इस तरह भी इंटरव्यू मंजूर है, खुदा ना खास्ता अगर उस तरह भी आते, हमारा तो काम है दुखी इंसानी खिदमत करना। भाई हमने पहले भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंटरव्यू किया था, आपने तो खोला ही हुआ था दरवाजा कि आ जाए भाई, आ जाओ भाई, जो चाहे आ जाए, एक ही आए। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जी तहरीक इंसाफ वालों को, जिन्होंने नई खुशखबरी सुनी सुना दूं, 39 मेंबर्स को पीटीआई का मेंबर, 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिए और उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए। लेकिन जो उन्होंने हिच क्रिएट किए बीच में, वो भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट्स को रहनुमाई के लिए लेटर लिखा गया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक 41 आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ का वो नॉमिनेशन उस वक्त नहीं दिया था, फॉर्म शॉर्म, तो अब इनको चाहिए इंडोर्समेंट पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से या पार्टी के चेयरमैन की तरफ से या पार्टी की तरफ से। लेकिन तहरीक इंसाफ का तो इलेक्शन ही अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया, उस पार्टी का तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उसका कोई बुनियादी ढांचा ही नहीं है, तो आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? फवाद भाई, पहला सवाल तो यही, ये जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 41 आज़ाद अरकान को आज़ाद रखा है फ़िलहाल और रहनुमाई मांगी सुप्रीम कोर्ट से, तो ये रहनुमाई सिर्फ चीफ जस्टिस से मांगी गई है, उस पूरे बेंच से मांगी गई है, टेक्निकली सिर्फ रजिस्ट्रार से मांगी गई है, किससे मांगी गई है और उसका जवाब तहरीक इंसाफ के पास क्या है? देखो, सबसे पहली तो कामरान साहब बात यह है कि जो हुकूमत के तर्जुमान बार बार ये बात कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन हरगिज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं करेगा, वो करने जा रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट हो, एक कर दिया हिस्सा, नहीं एक हिस्सा तो इम्प्लीमेंट हो गया। अब जो इलेक्शन कमीशन ने पूछा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी पैरा लिखा था अपने फैसले का, 8 जो मेजॉरिटी बेंच है, उसने कहा था अगर कमीशन या पीटीआई को कोई कन्फ्यूजन हो हमारे फैसले से, तो जो भी जज चैम्बर में अवेलेबल हो इन 8 में से, वो उसको अप्रोच कर ले और वो उसकी कंफ्यूजन दूर कर दे। तो ये कोई भी अगर जज मौजूद हुआ, काजी फाइजा साहब के पास अगर चला गया तो फिर क्या होगा? ये 8 जजेस में होना है। अच्छा, वो 8 जजेस, उन 8 जजेस में सुबह जो, अच्छा वो जो 8 जो उसके जिन्होंने हक में फैसला जो ऑथर है, ठीक। अब उनमें मैंने भी पूछा था किसी से आते हुए, वो कह रहे हैं जस्टिस शाहिद वहीद साहब सुबह बैठ रहे हैं, और उन्होंने हक में फैसला दिया था, पीटीआई को पार्टी मानना था, तो माना तो 11 जजेस ने ना पार्टी, देखें जिन्होंने इन अरकान को कहा कि इनको भी ले लें आप उसके अंदर, तहरीक इंसाफ का मान लें। ठीक, बेसिकली जो फैसला था ना उसके 2 हिस्से हैं। ठीक है, एक तो ये फैसला था कि सीटें पीटीआई की हैं, ये फैसला 11-2 से एक्सेप्ट हुआ और जस्टिस फायज ईसा और मंदो खेल साहब ने भी पीटीआई को पार्टी माना। ठीक है, एक बेंच था जिसने कहा कि ये सीटें जो हैं सारी की सारी ये पीटीआई, 39 सीटें तो सीधी सीधी पीटीआई की, 41 को जो टाइम दे दिया गया कि जी इसमें अगर आप करा दें। अच्छा, 39 जो सीटें हैं वो देने का फैसला भी 11 जजों का है। ठीक है, 41 सीटों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने का फैसला 8 जजों का है। उसमें काजी फाइजा साहब नहीं आते, उसमें फायज ईसा साहब नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि आखिरी पैराग्राफ में लिखा ही हमने नहीं देखा था ऑब्वियसली। हाँ जी, तो वो इन 8 में जिन्होंने हक में फैसला दिया है कि पीटीआई को, मैं लोगों को बता दूं, उसको एक्सप्लेन मैं कर दूं ना कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब सुबह अवेलेबल हैं, उनके पास रजिस्ट्रार साहब लेके जाएंगे। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन की अगर आप जी, अगर इसमें अब इलेक्शन कमीशन ने भी, आप सॉरी मैं लोगों को बता दूं, आप ये कह रहे हैं कि उस डिसीजन में ये भी आया था जो 8 जजेस ने, जिसमें कहा था कि जी पीटीआई के इन 41 अरकान को जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं भी कराया, उनको आप मेंबर तस्लीम कर लें अगर वो इतने दिनों के अंदर सर्टिफिकेट दे दें। तो उनमें से एक शायद वहीद साहब है जिन्होंने हक में फैसला दिया था, वहां पे आप कह रहे हैं कि ये अब रजिस्ट्रार यानी कि रजिस्ट्रार लेके जाएंगे इलेक्शन कमीशन की ये कंसर्न। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ने आज रजिस्ट्रार को भेज दिया। ठीक है, रजिस्ट्रार सुबह शायद वहीद साहब के पास जाएंगे, जो मुझे इत्तला मिली है कि वो बैठ रहे हैं, तो उनको वो कहेंगे जी ये कंफ्यूजन। लेकिन जब इलेक्शन ही कालअदम किया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, मैं इस पे वो उसका क्या करेंगे शायद वहीद साहब? अच्छा, अब एक्चुअली जो है ना, इलेक्शन कमीशन ने जब 39 मेंबर मान लिए तो इसका मतलब है पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई पीटीआई, आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब पीटीआई की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की सरबराह हैं वो जरताज गुल हैं, उसका नोटिफिकेशन दोबारा वो करना पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद की वो थी तो जरताज ही होगी इसकी भी। अब आपने सिर्फ ये करना है कि जो भी पार्लिमानी पार्टी का लीडर होगा वो इंडोर्स कर दे, वो इंडोर्स कर देगा। अच्छा, एक और बात भी देखें ना, हुकूमती तर्जमानों की एक लिस्ट थी, विश लिस्ट थी
पहला था कि जी इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, दूसरी थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप इतना बड़ा बन जाएगा पीटीआई में से। अब 41 में से 38, और मैंने उसी वक्त कहा था कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है। देखिए ना, ये लोग जो नहीं टूटे, एक एमएनए के अलावा टूटे कोई नहीं, कोई भी नहीं टूटा। और अभी 41 में से 38 लोगों ने जमा करवा दिए, 3 लोग बाहर हैं। ठीक है, अब वो सारे लोगों का जो एफिडेविट है वो आएगा और जरताज गुल जो है उसको एंडोर्स ये जस्टिस शाहिद वहीद अगर जब कहेंगे तो अब वो जाहिर है वो कह देंगे, उन्होंने तो अपने उसके लिए कोई हेयरिंग नहीं होगी, किसी वकील को नहीं बुलाया जाएगा। नहीं, ये चैम्बर में होना, इसकी कोई हेयरिंग नहीं। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो इसके बाद जब मखसूस सीट्स भी अगर मिल गई तहरीक इंसाफ को, और एक हिच बीच में जो आ रही है, आज काजी फाइजा साहब का मैं वो पढ़ रहा था, वो उनके नाम से टिकर चल रहे थे, वो कह रहे थे कि जी सबसे इंपॉर्टेंट काम है फौरी तौर पे इंसाफ देना। ऑब्वियसली उनका शायद गालिबन मुझे अंदेशा है कि इनडायरेक्ट इशारा इस बात पे था कि जजेस जो थे वो तातील पे ना जाते और इसकी हेयरिंग सुन ली जाती। चले, लेकिन इस पे बहस तो हुई उनकी 2 सीनियर जजेस के साथ। 2 जजेस ने कहा जी हमने छुट्टी करनी है, काजी फाइजा की बात नहीं मानी गई। ये हेयरिंग का क्या असूल है? मतलब अगर तो रिव्यू पिटिशन के अंदर अगर छुट्टियां आ जाती है तो क्या रिव्यू पिटिशन की जो 15 दिन की शिक है वो लाजिम होगी, लिमिट जो है? नहीं, रिवीजन फाइल करनी है ना। हाँ, वो तो कर दी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में केसेस 2-2 साल से पड़े हुए हैं वो। लेकिन अगर रिव्यू पिटिशन का फैसला जब तक नहीं आता, इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा फैसला। वो तो मानना, फैसला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी थोड़ी सी कोशिश की है, जो मुझे पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, लेकिन अल्टीमेटली फिर 2 मेंबर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने स्टैंड ही ले लिया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट ना करें। ये हुआ है, फिर हुआ, तो फिर उसके बाद जो है ये फैसला अब इंप्लीमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी इलेक्शन कमीशन के बाद जो अगली बड़ी हिच है इस फैसले को इंप्लीमेंट करने की, कि स्पेशल सीट्स मिल भी जाए। मतलब लेट सपोज कल जस्टिस शाहिद वहीद साहब कह रहे थे इस तरह ऑफर मारे, और इस तरह हो भी जाता है लॉजिकली स्पीकिंग। 41 बंदे भी आ गए, 39 वो भी आ गए, 80 की स्ट्रेंथ हो गई। अब इसकी बुनियाद पे जब पंजाब, केपी, सिंध 22 सीटें मिलनी है ना, 22 होगी ना सीटें, तो ये 22 सीटें जो है गवर्नमेंट ये कह रही है कि स्पीकर कौमी असेंबली बड़ा रोल प्ले करेंगे, वो हल्फ देंगे। उनका कोई रोल ही नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। स्पीकर ने तो जो नोटिफाइड मेंबर होने हैं उसका ओथ लेना ही लेना है। अभी आपको याद होगा कि शुरू में जो पीटीआई के जो ये केपी में जो असेंबली वो हल्फ नहीं ले रहे थे स्पीकर, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा आप 24 घंटे में हलफ लेके हमें बताएं। हो नहीं सकता ना, ये फंडामेंटल राइट है, आप इलेक्ट हो गए हैं, आपको ओथ लेना है। स्पीकर कैसे रिफ्यूज? स्पीकर के पास कोई चॉइस? ये विश लिस्ट है, ये एक लंबी, पता नहीं कि कैसे बैठ के बना देते हैं वो। हम पीटीआई को बैन कर देंगे, इमरान खान आर्टिकल 6 में ट्राई हो जाएगा, ये सारी दुनिया जो है वो अचानक रास्ता रात दिमाग बदल लेगी, हमारे साथ आ जाएंगे, मुल्क में इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी। जो तारड़ साहब ने कहा एक हफ्ता पहले कि जी और मेरे बकौल मेरे दोस्त हसन अयूब के फिर रावी चैन ही चैन लिखेगा, तो ये बस चैन ही चैन में रह। लेकिन ये जो कहा 5 दिन पहले, उसके बाद क्या हुआ आपके ख्याल में? क्योंकि उन्होंने बड़े ठोस तरीके से कहा था बैन करने जा रहे हैं, उनको उसको भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो कामरान पहले तो देखो ना, इनसे सवाल ये है कि जो भी एडवाइस कर रहा है, हमें तो नहीं पता एस्टैब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को कौन ज़हीन लोग एडवाइस कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज कि आप देखें क्या पिछली जो इलेक्शन है वो पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा था? आंसर इज नो। क्या इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन है? आंसर इज नो। वोटर जो है वो पीटीआई के साथ है या इमरान खान के साथ है? वो इमरान खान के साथ है। आप पीटीआई को बैन कर दें, इमरान खान की सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? एमएनए एमपी सारे आजाद इलेक्ट होके आए हुए हैं। आप मुझे बताएं ना कि एक पीटीआई जो है उसकी, मतलब अगर उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल नहीं कहलाएंगे पीटीआई के तो उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? या अपना गौहर चेयरमैन नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सो बल्कि ये लोग जो हैं वो हो ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सो जिसने भी एडवाइस किया, इसका नतीजा क्या हुआ? पूरी दुनिया में खबरें लग गई। अमेरिका के जो तर्जुमान है फॉरेन ऑफिस मैथ्यू मिलर, वो आ गया, उसने कहा जी ये तो हो ही नहीं सकता, बड़ी बुरी बात है, ये होना ही नहीं चाहिए। बरतानिया के सफारत खाना जो है वो अपनी जगह परेशान हो गया, बाकी लोग हैरान। तो सवाए आपने पूरी दुनिया में बदनामी खटने दे, अता तारड़ साहब की 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करवा के पहली दफ़ा अता तारड़ को मौका मिल गया कि पूरे टीवियों पे वो आ गए। नहीं, वो अक्सर आते हैं, होता है नहीं आते हैं 10-15 मिनट। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भाई आप भी रहे हैं उसमें, आप भी आया करते थे, हर जगह आते थे, लेकिन हम तो कुछ, आपको तो प्रोमो भी चल रहे पिका पे, हम तो सब भी आया करते, सब्सटेंस की बात करके आते थे, इस तरह थोड़ी आते थे। बट एनीवेज, तो वो ये हुआ ये है कि वो उल्टा पड़ गया। तो इसमें मुझे बताइए ना फ़ायदा क्या है? मतलब आप ज़ाहिर है सारी उम्र, अब 13 साल तो आपको यहाँ हो गया ना, रोज़ रात को सियासत एनालाइज करते हुए। हाँ,
तो गो आपने भाईजान 16 साल भी आपको भी देखते हुए हो गए हैं। हाँ, तो हम दोनों यही कर रहे हैं ना, और क्या हमें यही चूरन बेचना आता है ना, हम तो एनालिसिस ही करते हैं ना, सियासत ही करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि तारड़ साहब ने एनालिसिस, ये एनालिसिस था इतनी बड़ी बात कि जी हम करने जा रहे हैं बैन, और कहीं से सपोर्ट नहीं मिली। तारड़ साहब तो चिट जो देगी वो पढ़ दिया ना, उसको छोड़ दें, उसको वो तो है नहीं ना। अब आप जो फैसला करने वाले हैं उनको मुझे बताएं ना कि कोई डीप थिंकिंग होती है ना चीज़ में। आप मुझे बताइए इसमें क्या डीप थिंकिंग थी, क्या फ़ायदा बैन करने का। एंड आई मस्ट एडमायर PMLN के सीनियर मिनिस्टर्स और पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग जिन्होंने जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को कहा कि आप बहुत बुरा करने जा रहे हैं, और ये बड़ा एक जबरदस्त कल्चर। आपके ख्याल में नवाज शरीफ और जरदारी साहब इसके हक में थे कि PTI पे पाबंदी लगे? मेरा नहीं ख्याल हक में होंगे, बट आई थिंक उनकी स्पाइन नहीं थी कि वो अपना इसके ऊपर कोई बात करते या कुछ होते। और इन्होंने, लेकिन ये आप किस तरह कह सकते हो, उनकी बेटी पंजाब की वजीर आला है, भाई उनका जिस तरह भी है, जिस तरह भी थादियों के साथ बना हुआ वो वजीर आज़म है, स्पाइन क्यों नहीं है नवाज शरीफ की? देखिए कमरान, बात यह है कि ये सारे रेलिवेंट नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ राइट नाउ कि देखिए ना, प्रॉब्लम ये होता है पॉलिटिक्स के अंदर कि रेलिवेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द चेयर और द पावर। अब आप देखें ना, आप इस वक्त आपने जिस तरह कहा, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के सदर हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, मरीम नवाज़ वज़ीर आला हैं, इसहाक डार इनके समधी हैं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, बट नून लीग रेलिवेंट नहीं है। सारे फैसलों के लिए लोग देखते हैं आर्मी चीफ को, उसके बाद देखते हैं चीफ जस्टिस को, और फिर सियासत पे देखते हैं इमरान खान को। सो दिस द पावर ऑफ रेलिवेंस जो पॉलिटिक्स को जो है वो डिक्टेट करती है, वो ना पीपल्स पार्टी के पास है ना नून लीग के पास है। पीपल्स पार्टी ने तो खैर अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा ना कि एक सदर और 2 गवर्नरियां लेके उन्होंने अगर साथ अच्छा नहीं किया, और मास्टर स्ट्रोक खेला मेरे ख्याल में। देखो उन्होंने कितनी बेवकूफ़ी की। अच्छा बताएं। अगर उनको कोई जो है वो एडवाइस कर रहा होता बंदा, जब ये इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, पहले नंबर के ऊपर तरीके इंसाफ थी, दूसरे नंबर पे PTI पीपल्स पार्टी थी, और नून लीग राउट हो गई थी 18-20 सीटों के साथ तीसरे नंबर पे। पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन कुर्बान करके और नून लीग को ताकत का इंजेक्शन लगा दिया, अपने से ज़्यादा सीटें दिलवा दी। अगर वो इंसिस्ट करते कि नहीं फॉर्म 47 चेंज नहीं होगा, तो क्या होता, PTI इतने मुश्किल हालात में हुकूमत लेती और बिलावल भुट्टो जरदारी लीडर ऑफ अपोजिशन होते। तो आप मुझे बताइए रेलिवेंस कितनी बढ़ती? नहीं, लेकिन आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं ना सर, कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, चलो को भी छोड़ दें, इनके लिए सबसे बड़ा खतरा जो है इस वक्त उस वो जो पर्क एंड प्रिविलेजेस हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के, उससे बड़ा खतरा है इमरान खान, और उसने नून लीग और पीपल्स पार्टी को जोड़ा हुआ है। इस चक्कर के अंदर पीपल्स पार्टी ने सही पता खेला अपना, उन्होंने चेयरमैन सेनेटशिप भी ले ली, स्पीकर कौमी असेंबलीशिप भी ले ली, प्रेसिडेंट हाउस भी चले गए, और उन्होंने नून लीग को एक पंचिंग बैग बना दिया कि जनाब बजट में पंच आप खाएं, IMF का पंच आप खाएं, अवाम का पंच आप खाएं, फवाद चौधरी का पंच आप खाएं, मीडिया का पंच आप खाएं। उन्होंने बहुत अच्छा खेला। इन दोनों को सीमेंट करते हैं इमरान खान के साथ राइवलरी। वो बात ठीक है आपकी, बट देखिए ना, अगर आप PMLN राउट हो गई, पीपल्स पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी है, तो आप 2 पार्टी सिस्टम में वापस चले जाते हैं ना, PTI वर्सेस पीपल्स पार्टी, नून लीग फारग हो जाती। तो आपने अपनी ये जो आपने फियर जो बताया, और आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया है कि वो इमरान खान का खौफ इतना ज़्यादा था पीपल्स पार्टी में कि उन्होंने कहा ये आ गया तो पता नहीं क्या करेगा। भाई इमरान खान ने सिर्फ फांसी नहीं लगाई फवाद भाई, आप लोगों के दौर में वो आर्मी चीफ जो पुराने थे वो बताया करते थे कि इमरान खान इतने ऑब्सेसिव हो गए थे, वो कहते थे कि जनाब इनको किसी तरीके से आप जेलों में डालें और आप ये एक्शन लें फौरी तौर पे, और वो कहते थे कि आप ये लिख के दें, ये मेरा काम नहीं, लिख के दें, मैं कर देता हूँ ये भी। इतने ऑब्सेसिव तो थे ना यार, बशीर मेमन ने कह दिया, आर्मी चीफ ने कह दिया उस वक्त। सही बात यह है कि ये तो देखे ना 11 साल जो पीपल्स पार्टी और इनकी लड़ाई रही नून लीग की, उससे ज्यादा ऑब्सेसिव इमरान खान नहीं थे। आई कैन एश्योर यू, कोई ऐसा इशू नहीं था यार। वो टोपी ड्रामा था उनका, वो जब वो पावर में आया करते उनको कभी किसी ने नहीं छेड़ा। जब वो पावर में आकर जरदारी साहब कहा करते थे जनाब हम तो पॉलिटिक्स में इंतकाम पे यकीन ही नहीं करते, इस चक्कर में वो भी खुली छूट थी। ये तो अभी की बात है ना, 90s में बहुत ऑब्सेसिव वो और पॉलिटिक्स थी सर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले और वो भी गुर गया था ना। इमरान खान उतना ऑब्सेसिव कभी भी नहीं थे, ये बात गलत है। अच्छा, अब ये बात, दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में अगर आप इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ना हो और आप हुकूमत में हो, तो आप इतने तगड़े भी नहीं होते कि आप ये सारे काम कर लें। तो ये तो आप लोगों से ज्यादा कोई जानता ही नहीं। अच्छा, PTI से मेरे और आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता। नहीं, मैं भी जानता हूँ, आप भी, लेकिन हमारे इमरान खान भी जानते हैं। वो खुद बता चुके हैं मेरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लेकर पार्लियामेंट में। तो फिर अब आप बताइए, अब आपका एनालिसिस ये है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर पीपल्स पार्टी धांधली की हमायत ना करती और आप कहते कि नहीं ओरिजिनल इलेक्शन जो 8 फरवरी का रिजल्ट है वो मेंटेन होगा,
पीपल्स पार्टी है पाकिस्तान की सबसे नहीं सर, नहीं पार्टी उससे इमरान खान को फायदा होना था। वी एग्री टू डिसएग्री। हाँ, इसमें मैं सर, लेकिन एक बात मुझे फवाद भाई समझ नहीं आई कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को के साथ इस तरह ज़बरदस्त चली, इमरान खान के साथ ज़बरदस्त चले, इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, इमरान खान ने माना कि मेरी हुकूमत वो चला रहे थे, और जब लास्ट उनकी मीटिंग जिसमें आपने करवाई थी सहाफ़ियों की, जिसमें नसीम ज़ारा साहबा भी थी, शामी साहब भी थे, तो मैंने भी उनसे पूछा, मुझे भी बता रहे थे, बाकियों को भी बता रहे थे, उन्होंने कहा भाई सीधी सी बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ हो गई कि हुकूमत चली उनकी सपोर्ट से रही थी, तो जब उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हो गए तो इसका मतलब ये है कि उनकी सपोर्ट तो खत्म हो गई। ये उन्होंने क्लियरली कहा, आप भी मौजूद थे उधर। तो कहने का मतलब ये है कि चले वो लेकर आए बाजवा साहब, उन्होंने हुकूमत चलाई, उसके बाद डिफरेंस हुआ, जो हुआ उन्होंने इनको उतार दिया, हिसाब हो गया था बराबर। लेकिन इमरान खान एक स्टेप आगे गए, चलो जी गालियां दे दी बाजवा साहब को, आर्मी चीफ गालियां दे दी, तमगे दे दी, वो भी हो गया, वो भी डाइजेस्ट कर लिया फौज ने। इस हद तक डाइजेस्ट किया कि जनरल बाजवा के दौर में इमरान खान दोबारा पंजाब की वजारत आला उनको मिल गई। वरना ये कभी हो सकता है कि एक बंदे को फौज ने उतारा हो, फौज को गालियां दी उस बंदे ने, तमगे दिए गद्दारी को, उसके बाद पंजाब की वजारत आला मिल गई, चलो वो न्यूट्रल रहे, वो 22 सीटें आपको मिल गई यहाँ के ज़मीनी इंतखाब में, परवेज़ अली वज़ीर आला बन गए। उसके बाद जब नया आर्मी चीफ आया, उसका तो कोई फटा ही नहीं था इमरान खान से, मतलब उसका एज आर्मी चीफ क्या फटा था, ना वो इमरान खान को लाने वालों में ना उतारने वालों में। ये किस अहमक ने इमरान खान को मशवरा दिया कि आप लॉन्ग मार्च इस तरह का रखें और उसके बाद बयानिया ये बनाएं कि जो आर्मी चीफ नवाज शरीफ लगाएगा वो करप्ट भी होगा, वो गद्दार भी होगा, वो धोखेबाज, सबको पता था सीनियर मोस्ट लगने जा रहे हैं, और आसिफ मुनीर की बात हो रही है, और एंड तक जिस तरह आरिफ अलवी साहब लटकाए रखा उस मामले को, डेरोगेट किए रखा, जहाज लेके जा रहा हूँ जमान पार्क, उनसे अप्रूवल लूंगा इमरान, ये किसने मशवरा दिया और क्या जरूरत थी इसकी? पहली बात तो ये कि एक जो प्राइमरी जो आई वुड से कि जो गलती हुई हाइंडसाइट में, वो तो ये हुई कि हमारी कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और हम में से लोग जिसके मसलन मेरे ताल्लुकात अच्छे थे, असद उमर साहब के अच्छे ताल्लुकात थे, और खटक साहब के अच्छे ताल्लुकात थे, ये लोगों को इतना एक पार्टी के अंदर हमारा माहौल भी बन गया, और खान साहब ने भी कह दिया कि आपने बिल्कुल रब्ता नहीं करना, तो कम अज़ कम मेरा तो ये है कि मेरा तो कोई रब्ता नहीं था। आई एम श्योर असद साहब का और खटक साहब ने भी राब्ते ख़त्म कर दिए, जब इतना प्रेशर हो पार्टी में, तो फिर आपका राब्ता ज़मान पार्क में फिर उस तरह नहीं था? नहीं, इधर अपना एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि हमें ज़मान पार्क से जोर था ना कि नहीं राब्ते रखें, तो फिर ज़ाहिर है हमने तो खान साहब ने जो कहना था उसके मुताबिक हम, लेकिन उसका बड़ा नुकसान हुआ, इमरान खान को भी नुकसान हुआ, हमें भी नुकसान हुआ। कैसे? क्योंकि देखिए ना, अगर हमारी बात वर्जन जो है, मसलन अभी आपने जिस तरह से बात की कि आपने जलसा जो है वो रखा, एक्चुअली तो आप देखें कि हमने लॉन्ग मार्च पूरा रखा जी, लॉन्ग मार्च पहले चल रहा था, हमने पिंडी का टर्मिनेट तो 27 तारीख को होना था ना, जो नहीं, हमने 28 को किया, जब एक दिन पहले हो चुका था चीफ साहब का नोटिफिकेशन। नहीं, शुरू तो कब से हुआ? नहीं, शुरू तो बहुत पहले हुआ था ना, वो तो पूरा एजेंडा ही हुआ था। लेकिन नहीं, इस तरह नहीं हुआ। जब आरिफ अलवी साहब आए और उन्होंने कहा, इमरान खान तो लेटेस्ट स्टेज में सर गोलियां लग गई उनको, फिर वो तो और बात होगी ना। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह इमरान खान शुरू हुए थे, जो आने वाले आर्मी चीफ, खैर मुझे एक बात बताएं, ये जरूरत थी कि नए आर्मी चीफ ईमानदारी से कोई नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, कम्युनिकेशन जो ब्रेक डाउन हुआ ना, उससे फिर ये हो गया कि इमरान खान के इर्द गिर्द भी लोग थे जो इनकी जो है वो बातें कर रहे थे, उधर लोग थे जो इमरान खान के खिलाफ बातें कर रहे थे, तो एक वो नहीं था कोई बताने वाला। आप इतने बड़े लॉयर हैं, आपके अंडर जितने भी लॉयर्स काम कर रहे हो, फैसला आपका ही है। वो ये कहना मुझे, लेकिन इमरान खान का हॉकी विजन था तो सब कुछ हुआ। इमरान खान का देखें ना, एक तो ठीक है, इमरान खान है, नवाज शरीफ हैं, बेनज़ीर भुट्टो थी, इन लोगों का एक तो ऑब्वियसली ये शहबाज शरीफ या खाकान अब्बासी या अपना जमाली तो नहीं है ना, जाहिर है कि इनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दे हैव टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो हमारे यहाँ आर्मी चीफ भी गलती करते हैं कि वो इन लोगों को, जिनके कहने के ऊपर लाखों लोग उठते और बैठते हैं, वो उनको समझते हैं कि वैसे ट्रीट करना है जैसे उन शहबाज शरीफ साहब या इन लोगों को करना है, ये नहीं मुमकिन। इसको भी जो है वो सोच में, लेकिन असल बात यह है कि कम्युनिकेशन का गैप हो जाए ना, फिर जब आपकी सिर्फ एक ही साइड की इन्फॉर्मेशन आती जाए तो फिर आप उसके मुताबिक फैसले करेंगे ना, वो गलती है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गलती है। लेकिन ऑब्वियसली आखिर में तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं, लड़ाई होती है, लड़ाइयों में सुलह भी हो जानी चाहिए। जो पॉपुलैरिटी इमरान खान ने हासिल की, बिल्कुल साइफर से शुरू हुए, उसके बाद एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया, और उस तरह का एंटी स्टैब्लिशमेंट जो बेनज़ीरी भी नहीं बना सकी, जो कि पाकिस्तान की बहुत बिल्कुल डेरोगेटरी भी बहुत था, आप एग्री करें या ना करें, उन्होंने उसको डाइजेस्ट किया, उसको पिया। डेरोगेटरी तो दोनों तरफ से ना, इद्दत केस जैसे केसेस बने, ये तो अब आया ना, इससे पहले भी, इद्दत से पहले शिद्दत जो इमरान खान लेके आए, पहले कैंपेन्स भी पूरी चली हैं, वो फिर तलखियां हो जाए। मुझे इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये कानूनी केसेस है या नहीं है, ये सारी रियल पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
आप भी अगर पकड़े गए उठाए गए, ये सब वो आपको उसकी अब कॉन्सिक्वेंसेस है। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई कि किस अहमक ने मशवरा दिया था इमरान खान को कि फौज से टकरा जाए, जबकि इमरान खान को एग्जैक्टली पता है कि फौज इतनी पावरफुल है कि उसको पावर में लेकर आई, उसकी हुकूमत चलाई। फौज से कोई लड़ाई नहीं हुई, बस एक पॉलिटिक्स होती है आपके यहाँ, दुनिया टीवी की एक अपनी पॉलिटिक्स है, एक इंटरनल डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिटिक्स है, यहाँ अपनी पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में आप इन हो जाते हैं और उसके आप उसमें आ जाते हैं, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पेंट करेंगे। अब ये बताएं कि आज जो वर्जन लिया है आपकी पार्टी ने कि जी वो तो सारी वीडियो सीसीटीवी उड़ा दी गई और छुपा दी गई, ये तो नहीं, आज तो बड़ा बैलेंस व्यू लिया है। आज तो उन्होंने कहा है कि ये लड़वाना चाहते हैं, वो तो यूब ने कहा ना, वो अजीब सी बात है कि उमर यूब ये बात कह रहे हैं। लोगों की हैरानगी इसलिए होगी कि हर वक्त तो बयानियां देखें, पीटीआई पे इल्जाम है कि उनकी डिजिटल टीम जो उसको रिस्पॉन्ड कर दे, उनकी डिजिटल टीम जो है वो बैठ के आर्मी चीफ, उसकी फैमिली और जनरल्स, इनके ऊपर ऐसी डेरोगेटरी ट्रेंड चलाती है जिसको डिजिटल टेररिज्म कह रहे हैं। ऑब्वियसली एक सेडिशन है। आपका ये कहना कि फौज के साथ मैं खड़ा हूँ, फौजी बड़ा अच्छा है, बड़ा सिपह सलार जो है ना उसके साथ कंसर्न है, वो ठीक आदमी नहीं है, नवाज शरीफ लगाया, वो लंदन प्लान का हिस्सा है। रोज इमरान खान जो मीडिया टॉक कर रहे हैं, जो हम चला भी कई दफा नहीं सकते, वो कभी जंगल का कभी भी नहीं चला सकते। नहीं, उसके जो उनके कहे हुए अल्फाज हैं इतने डेरोगेटरी हैं कि अगर वो आपके मुतालिक मेरे मुतालिक है और हम किसी रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे हो तो शायद नहीं चलेंगे वो। कभी जंगल का बादशाह कह देना, कभी ये कह देना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। आप कह रहे हैं कि दूसरा कोई नून लीग को तो जरूरत ही नहीं है इमरान खान को खिलाफ करने की आर्मी चीफ के, इमरान खान तो खुद मुखालिफ इतना होकर बैठे हैं। अच्छा, अब ये सारा क्यों हो रहा है? ये सारा इसलिए हो रहा है कि तलखियां बढ़ रही हैं। जब तलखियां बढ़ती हैं तो इस तरह की गुफ्तगू जो है होती है। अब इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कैंपेन्स चल रही हैं ना, ये सोशल मीडिया का ये बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे ताल्लुकात तबाह होने में। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो पीटीआई का रोल बड़ा कम है, इसके अंदर जो अलहदगी पसंद है, जैसे BLA है, जैसे आपका TTP है, जैसे बाहर इवन PTM है, और इसके अलावा एक रॉ कनेक्टेड लोग हैं बहुत सारे, वो PTI का इस मकबूलियत का फ़ायदा उठा के, और PTI के भी कुछ लोग फिर जो है वो बह जाते हैं इस रॉ में। बट आई कैन एश्योर यू कि PTI का इवन जो ऑफिशियल अब जो शुरू हुआ है, जो भी लेटेस्ट थी, और ये सारा इद्दत केस वगैरह के बाद जितनी शिद्दत आई और जितनी तलखियाँ बढ़ी, मैं उसके भी समझता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए। PTI के ऑफिशियल हैंडल्स को कभी भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ या अपने इनके ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़। क्योंकि देखें ना, बाहर बैठे हुए लोगों की ख्वाहिश है कि फ़ौज की और अवाम की एक लड़ाई हो जाए, और वो लगे हुए हैं इसके ऊपर। PTI जो है वो हम कोई ये मशवरा इमरान खान को भी देना। आपकी मुलाकात हुई रिसेंटली उनसे आपकी रिहाई के बाद से? नहीं, रिहाई के बाद ही तो नहीं हुई ना। वो क्यों नहीं मिल रहे? वहाँ डबल एक दीवारें बन गई हैं। एक तो दीवार नहीं, बाकी लॉयर और बाकी पार्टी के लोग तो मिल रहे हैं। पार्टी के लोग 6 मिलते हैं, 6-7 लोग मिलते हैं, उन्हीं को वही एक्सेस है। हमें तो एक्सेस भी नहीं है। और इमरान खान को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देखिए ये जो तलखियाँ हैं इसमें कमी लानी बड़ी ज़रूरी है। किस तरह आएंगी? हर बंदा अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है इस वक्त। नहीं, कोई नहीं, आ जाएंगी। इन्होंने भी तो देखे ना, एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने भी 2-2.25 साल कोशिश कर ली है कि इमरान खान गिर जाएगा। हर बात के ऊपर आपने क्या नहीं कर लिया यहाँ पे लोगों। पहले देखे ना, 4 प्रेमिसेस थे जिसके ऊपर पूरी हुकूमत खड़ी हुई। पहला था कि जी इमरान खान तो 30 दिन जेल नहीं गुजार सकता, वो गलत साबित हो गया। फिर था कि जी पार्टी खत्म हो जाएगी, जब हमें उन्होंने छोटे छोटे मार के मुक्के मार के हमें फारिग कर दिया। आपने कहा कि जी हमसे पार्टी नहीं है, जो खंबा भी खड़ा होगा ये मेरा स्टेट। बिल्कुल आपको पता है, मैं तो उस वक्त भी यही कह रहा था, वो पार्टी सारी जो है खड़ी हो गई। तीसरा ये था कि अरब इतनी नफरत करते हैं, या अरबों का डॉलर का वो इमदाद दे देंगे, वो नहीं हुआ। फिर ये था कि जी वेस्ट मुल्क बड़ा खिलाफ है, वहाँ हमारी एक्सपोर्ट $100 बिलियन पे चली जाएगी, वो नहीं हुआ। तो देखें ना, अब जिन प्रेमिसेस के ऊपर ये सारा खेल खेला, ये नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी ये नहीं हुआ कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड्स का जिनको वो समझती है। देखें, मैं और आप कहें कि नहीं इमरान खान ने कुछ नहीं किया, मैं आपसे एग्री करता हूं। यार वो भी तो जो विक्टिम पार्टी है ना, वो कहते हैं जी नहीं, जिसने किया उसको तो छोड़ना नहीं। लेकिन उसके बाद 8 फरवरी भी तो हो गया ना, अब उसको हम कहते हैं। 8 फरवरी के बाद क्या हुआ? 8 फरवरी के बाद लोगों ने हुकूमत बनाई गई है, 3 करोड़ बंदा साथ खड़ा है, 3-3.5 करोड़। एक बंदा बाहर डिमॉन्स्ट्रेट करने नहीं आया इमरान खान की गिरफ्तारी। देखिए फौज पे, मैं दुनिया की हर फौज पे फवाद भाई एक ही प्रेशर होता है, अगर अवाम निकला है। नहीं, बेसिकली अब आप ये कह रहे हैं, अब आप आप गिरफ्तारी के लिए कोई प्रेशर डाल सकी PTI, अवाम ने निकली भाई, पूरा मन निकलते बाहर, प्रेशर डालते, बताते कि जी वोट अगर उनका चोरी हुआ तो बाहर निकलते। बैलेट इज नॉट इनफ। नहीं, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि देखिए जी, सियासी तौर के ऊपर, इखलाकी तौर के ऊपर, लीगली तो PTI जीत गई है, लेकिन अगर आप फिजिकली आप ले सकते हैं तो ले लें, वरना तो हमने नहीं देना। पाकिस्तान आप यही कह रहे हैं ना, पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं पॉलिटिक्स के, जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल है, उसमें वाकईतन नहीं फिजिकली देखना पड़ेगा। आप यही कह रहे हैं ना, फिजिकली ले लें तो ले लें।
अब प्रॉब्लम ये सोच नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, आप एक गाड़ी लेके निकलते हैं मोटरवे के ऊपर, वो आप बड़ी कोशिश करते हैं कि टायर भी सही हो, शीशा भी सही हो, टीचर गाड़ी जिसका ब्रेक नहीं हो आप लेके नहीं निकलते, क्योंकि एक्सीडेंट तो एक दफ़ा ही होना होता है ना। तो आप हम इसका इंतज़ार तो ना करें, खुदा ना खास्ता। ये होप इज़ नॉट स्ट्रैटेजी। आप ये तो नहीं इंतज़ार कर सकते कि लाखों लोग निकलेंगे तो अपना जो पाकिस्तान के मसले हैं तो हमने इससे पहले हल करने हैं ना। ये तो कोई बात ना हुई कि हम इंतज़ार करें। मैं एक ब्रेक ले लूं आपकी इजाज़त से, लोग जो है वो आए और करें। एक ब्रेक ले लूं सर आपकी इजाज़त से। पाकिस्तान में आज तक किसी मार्शल लॉ रजीम के खिलाफ अवाम नहीं निकली। पॉपुलर थे मार्शल मार्शल पॉपुलर कह रहे हैं, पॉपुलर। एक सेकंड अगर आप रोक। हाँ ठीक है, मैं तो मुशर्रफ साहब सबसे मैं तो मान रहा हूँ मोस्ट पॉपुलर, इवन ज़ियाउल हक जब भाई आपके मेरे दरमियान बॉन्डिंग क्या है, परवेज मुशर्रफ बिल्कुल। और उसके बाद जब आए ज़ियाउल हक, जब आए थे, पीपल्स पार्टी वाज मोस्ट अनपॉपुलर पार्टी। अयूब खान आया, वो पॉपुलर था, ऊपर से डॉलर आ रहे हैं। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर डॉलर आ रहे हैं और पॉपुलर, अगर आपकी इजाजत हो तो एक ब्रेक ले लो ये बात कहते हुए। लेकिन ये बात कहते हुए कि वो ठीक है, सारी बातें फवाद साहब जो फरमा रहे हैं ठीक है या गलत है भाई, जब तक अवाम बाहर नहीं निकलेगी यहां पे कोई प्रेशर फील नहीं करेगा और अवाम बाहर निकलने के मूड में नहीं है फिलहाल आज की डेट तक। फवाद चौधरी साहब ऐसा मौजूद है। बहुत अहम बात यह कि आज इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि दिसंबर में अवाम जो है वो जनरल इलेक्शन का तैयारियां करे। ये क्यों कहा है, किस बुनियाद पर कहा है, ख्वाब दिखाया या हकीकत है, इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन मेरा थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन किया मुफ्ती उस्मान यूसुफ साहब ने, आप सेक्रेटरी हैं मजमा अल उलूम अल इस्लामिया मदरसा बोर्ड के। और मामला ये हुआ कि कुछ दिन पहले DGISP एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हकायक सामने रखे। नेक्टा की रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक तकरीबन 49,000 मदारस में से सिर्फ 25,000 मदारस जो है वो रजिस्टर हुए में। अब हमारे सामने जो 2014 की नेशनल एक्शन प्लान है मेरे सामने है, उसमें भी और बाद में रिवाइज एक्शन प्लान्स में भी ये कहा गया था कि मुल्क के अंदर मदरसों को जो है बाकी स्कूल की तरह, कॉलेजेस की तरह, यूनिवर्सिटीज़ की तरह रजिस्टर्ड करना है। और ये कोई ऐसी एबनॉर्मल नॉर्म नहीं है। सऊदी अरब जिससे हम बहुत सी इंस्पिरेशन लेते हैं, वहाँ पे भी हर मदरसा रजिस्टर होता है। वहाँ पे तरीका बड़ा सिंपल है कि मज़हबी अमूर से मुंसलिक वजारतों से बाकायदा मंजूरी के बाद मदरसा खोलने की इजाज़त दी जाती है। मदरसे जो है हमारे सर का ताज है। मदरसों से हम बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मदरसों से पढ़ के बाहर निकले। मौलाना अबुल मौदूदी, अशरफ अली थानवी, खैर मोहम्मद जलंधरी साहब, मोहम्मद हनीफ जलंधरी, एहतशामुल्लाह थानवी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अमीन हसन इस्लाही, मौलाना तारिक जमील, ये सब मदरसों से निकले। मदरसों से हमने बड़ी बड़ी हस्तियों को पैदा किया है। और पाकिस्तान में जामिया दारुल उलूम कराची, जामिया नईम लाहौर, जामिया मुनीर कराची, मतलब आप नेम एनीवन और आपको मिलेंगे एक से एक बड़े शाहकार लोग जिन्होंने पीस के लिए, इस्लाम की पीसफुल मैसेजेस के लिए, इंटेलेक्ट के लिए बहुत काम किया। तो हम जानते मुफ्ती साहब, ये जो हुकूमत की पॉलिसी है दुनिया की हर जगह पे है, सऊदी अरब जैसे मुल्क में है रजिस्ट्रेशन, पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन आपके ख्याल में क्यों पूरी नहीं हो पा रही और तरीकाकार क्या है इसका? कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका है या सिंपल है? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। आप सऊदी अरेबिया को देख लें, इंडिया को देख लें, दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक को देख लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहाँ कोई मदरसा, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बगैर रजिस्ट्रेशन के वो काम कर पाए। और मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। 2019 में 29 अगस्त को एक एग्रीमेंट सर साइन हुआ था हमारे अकाबिर उलमा किराम, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, तमाम जितने आप बड़े उलमा के नाम लेंगे सब इसमें शरीक थे। ठीक है। और वजारत 2019 में हुआ था उलमा किराम के दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। जी उस एग्रीमेंट के तहत ये एक उलमा की तरफ से डिमांड किया गया था कि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने इसको वजारत सनत के तहत किया हुआ है, किसी और वजारत के तहत इसको HEC के या वजारत तालीम के अंडर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये 19 में तमाम इन मुतालबात को माना गया और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये वजारत तालीम के अंडर इन मदारिस की रजिस्ट्रेशन का नज़म किया गया। और हमारे ख़्याल से, हमारे पर्सपेक्टिव से, जो हम प्रैक्टिकली इन रजिस्ट्रेशन को जो मदारिस की सर अंजाम दे रहे हैं और करवा रहे हैं, मेरे ख्याल से तारीख में शायद इतनी आसान रजिस्ट्रेशन कभी नहीं रही। कैसे होती है रजिस्ट्रेशन सर, ये तो बताएं। मैक्सिमम सर 7 to जी कैसे होती है रजिस्ट्रेशन, प्रोसेस क्या है इसका? जी सर, ये एक अथॉरिटी है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, जो कि वजारत तालीम के मातहत है। और एक इनका बड़ा सिंप्लिकेटेड सा, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। उस फॉर्म के ऊपर बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। उस फॉर्म से रिलेटेड तलबा की तादाद कितनी है, किस ग्रेड तक एजुकेशन दी जा रही है, असरी तालीम है या नहीं, वो फॉर्म फिल होता है और वो सबमिट होता है वजारत तालीम में, DGRE में। और मैक्सिमम सर 7 to 10 डेज के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। मुफ्ती साहब आप बताइए लोगों को कि ये कितना ज़रूरी है मदरसे की रजिस्ट्रेशन, थोड़ा ये भी बताइए।
जी जी, ये बहुत अहम सवाल है कामरान साहब। देखिए, मदारिस का जो टोटल सबसे बड़ा रिसोर्स होता है फंडिंग का, वो डोनेशन होती है। तो डोनेशन के लिए, लेने के लिए कोई आपके पास कोई अकाउंट होगा तो आप ले पाएंगे, वरना अदरवाइज सारा कैश में तो और अकाउंट के लिए आपको रजिस्टर होना जरूरी है। बात ये है कि सर्टिफिकेट की बुनियाद पे सही जी बैंक अकाउंट खुल सकता है। नंबर सेकंड सर, जो बहुत ही अच्छा स्टेप हुआ इस वजारत के तहत कि असरी उलूम के असातिज़ा के लिए इन्होंने कहा आप असरी तालीम शुरू करें। मदारिस ने कहा कि हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, हम तो वो बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। तो HEC ने कहा कि हम आप कंटेम्प्रेरी साइड का नॉलेज स्टार्ट करें, एजुकेशन स्टार्ट करें, हम 2 असातिज़ा की तनख्वाहें आपको देंगे। तो हर वो मदरसा जो रजिस्टर्ड होता है और अपने यहाँ वो कंटेम्प्रेरी साइड का वो एजुकेशन स्टार्ट करता है, तो 2 असातिज़ा की सैलरीज उनको HEC देता है, इस तौर पर कि वो जो टीचर रजिस्टर्ड करेगा वो टोटली मदारिस का वो मदारिस का अपना, यानी अपने बिहाफ पे वो अपनी चॉइस का बंदा अपॉइंट करते हैं, बोर्ड को अपने लूप में लेते हैं और HEC बोर्ड। मुफ्ती साहब इस पैगाम को ज्यादा फैलाएं, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद मदरसे के रजिस्ट्रेशन से कोई खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है मदरसे के सिलेबस में, और वो मदरसे इंडिपेंडेंट रह के भी रजिस्टर हो सकते हैं। ऐसा ही है मुफ्ती साहब? जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई सर ऐसी इसमें चीज़ नहीं है। हमने जब से रजिस्टर्ड, हमारे तकरीबन हमारे बोर्ड के 1000 के करीब मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। फैसिलिटेशन देखी है और इंतहाई हाई लेवल पे फैसिलिटेशन है, चाहे वो सैलरीज का। नहीं, आप इनकरेज करें, हम भी करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से। ये बड़ी अच्छी काविश है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती उस्मान यूसुफ साहब ऐसा मौजूद थे और बता रहे थे कितना इंपॉर्टेंट है मदरसों रजिस्ट्रेशन, और इसमें ऑब्वियसली इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए दीनी इल्म के अंदर। फवाद भाई, आज इमरान खान साहब ने जो है वो दिसंबर की नवीं सुना दी, ये कोई ख्वाब दिखा दिया अपनी ऑडियंस को, या उसमें कोई है? नहीं, ये तो बिल्कुल अब सामने है ना। दिसंबर में तो आप इलेक्शन नहीं रुक सकेंगे। देखिए, 2-3 वजूहात हैं। एक तो वजह यह है बड़ी सिंपल कि जो अब नंबर गेम है असम्बली के अंदर वो बड़ी बदल गई है। ये तकरीबन अब 120 के करीब, 80 वो हो गए, 22 वो हो गए, 120 तो नहीं होंगे। नहीं, उसके समय इसमें ये मिला के 22 भी आपने कौमी असेंबली के सारे 22 तो नहीं है ना? नहीं, 22 कौमी असेंबली के 22 कौमी असेंबली के बन रहे। ओके, तो ये टोटल हो जाएंगे इस वक्त 92 है। अकलियतों के भी आएंगे ना इसमें, बिल्कुल। तो आप हो जाएंगे 114-15। ठीक है, ये PTI आ जाएगी और 4-5 मेरा ख्याल है JUI के हैं, तो 120 हो गए। अब यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल्स हैं उन्होंने 40-45 हल्के खोलने हैं। एक टर्मोइल जो है ना वो स्टार्ट हो गया है, और आप देखेंगे कि आप जो है, जैसे हम बात कर रहे थे, कितनी हुकूमतें हमने आते जाते देखी हैं। जब एक दफ़ा मुट्ठी से रेत निकलना शुरू हो जाए ना, वो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको होल्ड करना। यहाँ पे जिस किस्म की अभी अब दूसरा जो पाकिस्तान का मसले हैं, बिजली के बिल आपने देख ही लिए हैं, अभी ये बजट पूरी तरह आया भी नहीं है। तो जो आपकी ख्वाहिश है कि लोग निकलेंगे ही तो फिर होगा, तो मैं तो चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश, मैं तो बता रहा हूँ, हिस्ट्री ये कहती है अगर निकले तो तब होगा। आपकी ख्वाहिश तो है, अगर आपकी भी हो जाए तो कुछ करेंगे आप? मैं नहीं, मेरी बिल्कुल ये ख्वाहिश नहीं। अच्छा। देखिए, पंजाब में जो बर्बरियत जो हुआ है, जो जुल्म हुआ है, बहुत मैं पंजाबियों ने स्पेशली बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। हमें मसाइल का हल, मैं तो सर मसाइल का हल लोग कहते हैं मसला इमरान खान है। नहीं, देखे ना, ये तो आप कहते नहीं है। नहीं, देखे ना, 2/3 मेजोरिटी इमरान खान के साथ खड़ी है। वो मसला है, वो आपको नहीं पसंद। आपको तारीख पता है, कन्फ्रंटेशन रहेगी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, 2/3 भी रहेगा, फिर क्या होगा? नवाज शरीफ 2/3 के साथ थे 99 ऐसे नहीं होता। आप सुप्रीम कोर्ट के भी नहीं मान रहे, आप पाकिस्तान के लोगों को भी नहीं मान रहे, तो फिर मसला तो पैदा रहेगा ना। अल्टीमेटली देखें, एस्टैब्लिशमेंट ने ही तो कुछ रिलीफ देना है, कुछ पीछे क्या रिलीफ दे एस्टैब्लिशमेंट? चले बताएं। देखिए, टू स्टार्ट विद, देखें, इमरान खान जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। क्या उसका हक नहीं है कि उसको एक क्लास में जो है जेल में, अगर आपने एक क्लास में नहीं है, तस्वीरें जो नहीं, डेथ सेल में है, बहुत डेथ सेल है, वो डेथ सेल में उनको एक क्लास के अंदर जो है उनको जो है वो रखना चाहिए। उनकी बेगम जो है उनको आपने वहाँ पे रखा हुआ है, जाली केसेस में रिलीज करना चाहिए। वो माहौल थोड़ा सा तो बेहतर करे ना, थोड़ा सा माहौल बेहतर करेंगे, कोई अल्टीमेटली ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। देखें, मैं तो इस खान साहब से इस बात के ऊपर तो एग्री नहीं करता ना कि पीपल्स पार्टी नून लीग से हमने बात नहीं करनी। 100% वो भी एंटिटी, वो तो कहते हैं मैंने से बात ही नहीं करनी। वो देखें ना, बात थोड़ा माहौल तो बेहतर हो ना, माहौल ही नहीं है बात करने का, कैसे आप करें? आप रोज ये जो है 2-3 स्पोक्स पर्सन आके कह देते ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर इलेक्शन इसी साल में, एक साल में 2 इलेक्शन पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा? इलेक्शन सही करा लेते ना 2 होते, कैसे करें? 2018 कौन सही होता इलेक्शन यार? वो भी आपने 4.5 साल गुजारे लिए। 2018 में भी लाइन लगी हुई थी मेरे घर के बाहर, आपको पता है कि टिकट लेके दे PTI का। PTI ही सबसे पॉपुलर पार्टी थी।
ये भी गलत फहमी है जब आप पंजाब में 2018 और 24 को कर देते हैं। आपका जहांगीर तरीन का ज्यादा चलता तो आपकी पंजाब में गवर्नमेंट नहीं होनी नहीं जीती थी कुछ भी। वो बाद की मैनेजमेंट तो हो सकती है, नहीं जो इलेक्टोरल विक्ट्री में वो ज्यादा थे। इंडिपेंडेंट्स हमेशा जाते हैं जिसकी हुकूमत बन रही हो। ये कौन सी बात है कि पीटीआई ओनली पॉपुलर थी, नून लीग ने ज्यादा सीटें जीती हुई थी आपसे। नून लीग ने पंजाब से नहीं जीती थी, जबकि उनका हाल किया हुआ था खराब एस्टैब्लिशमेंट उस जमाने की। इंडिपेंडेंट्स और पीटीआई ही सबसे पॉपुलर थे ना उस वक्त भी, ये तो ना कहे ना। और 2024 वाला इलेक्शन तो खैर 1990 में भी नहीं हुआ ना पाकिस्तान में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ। भाई पॉपुलर बहुत पॉपुलर थे, लेकिन बकौल इमरान खान के खुद उनकी हुकूमत जो थी एजेंसियां बंदे पूरे करके चलाया करती थी, पॉपुलर थे। हुआ ये था, मैं आपको इमरान ने कहा, नहीं टू बी फेयर मैं आपको बताऊं, हो ये रहा था 2008 में पीपल्स पार्टी सबसे पॉपुलर थी, उनकी हुकूमत बनी। 2013 में नवाज शरीफ सबसे पॉपुलर थे, उनकी हुकूमत बनी। 2018 में इमरान खान सबसे पॉपुलर थे, उनकी हुकूमत बनी। 2024 में ये हुआ कि जो सबसे पॉपुलर आदमी इमरान खान उस वक्त अपनी बुलंदियों पे था, उसको हटा के तो 18 सीटों के ऊपर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। तो ये इलेक्शन कैसे सस्टेनेबल है? मुझे ये लगता है कि सबको माफी मांगनी चाहिए कौम से, पॉलिटिकल पार्टी तो खासतौर मांगनी चाहिए। सुन तो लेना सर, सही है। सिर्फ नून लीग ने गलतियां तो नहीं किया। इमरान खान तो ये गलती मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर नवाज शरीफ को उतार के इलेक्शन रिग करके आया। पैनामा इमरान खान लेके आया था, आया तो नहीं। अब आप खुदा का खौफ करें, निकाला तो कामा पे उसको 500 शो किए हुए हैं पैनामा के, और आपको पता है कि बिल्कुल सही केस था, कौन सा गलत था? लेकिन उसको आपको सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला पैनामा? नहीं, क्यों नहीं मिला? 100% जो कन्विक्शन, मुझे आप बता दें, अभी आप जाएंगे लंदन जाएंगे जब, तो आप मुझे तस्वीर बनानी एवन फील्ड के बाहर बना के और पूछना है कि ये घर किसका है। तो यार ये अजीब तमाशा लगा हुआ है। वहीं रह रहे हैं, नहीं सिर्फ 10 सेकंड्स वहीं रह रहे हैं, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और कामरान शायद हमें बताते हैं मुशर्रफ ऐसे ही हो गया था। टॉपिक को मुशर्रफ साहब में क्या चीज आपको ज्यादा अच्छी लगी इमरान खान के मुकाबले? दोनों ही आपके हीरो हैं ना। मुशर्रफ साहब बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, इमरान से भी बड़े। अपनी अपनी पॉजिटिव्स होते हैं, नहीं मुशर्रफ साहब की क्या चीज इमरान खान से बड़ी है? प्रोग्रेसिव लिबरल आदमी थे, ये इमरान खान से बड़ी है। हाँ, ये उसमें उनका और जल्दी मिडिल क्लास वैल्यूज थी मुशर्रफ साहब में, जो इन बाकियों में नहीं है। इमरान खान में बड़ी खूबियां। इमरान खान में तो देखिए ना, इमरान खान के साथ आपको पसंद हो ना, 2 तारीख अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी। इस वीक तक के लिए इजाजत।